तो आप सभी को नमस्कार। हम लोग अभी 34th कारिका पे हैं और रफली हम लोग मिडवे आ गए हैं, बीच तक करीब आ गए। और ये 34th कारिका ये बोलती है कि जो पांच ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट हैं, जिसको वो देखते हैं, वो स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। मतलब पांच ऑब्जेक्ट स्थूल हैं और पांच तरह के ऑब्जेक्ट हैं जो सूक्ष्म हैं। और दूसरा वो ये बोलते हैं कि जो स्पीच है, जिसको वाक बोलते हैं, उसमें साउंड ऑब्जेक्ट है। और स्पीच को छोड़ के बाकी जो चार कर्म इंद्रियां हैं, उसमें पांचों प्रकार के ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। और सबसे पहले एक्सटर्नल जो इंद्रियां हैं, 10 हैं, वो बाहर की हैं। अंदर की तीन थी, बुद्धि, अहंकार, मानस। उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो बाहर के 10 हैं। पांच ज्ञान की हैं, पांच कर्म की हैं। अब जो पांच ज्ञान की हैं, पहले उनको देख रहे हैं। उनके जो ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर वो इंद्रियां काम करती हैं, जिसके ऊपर वो इंद्रियां रोशनी डालती हैं, जिसको इल्यूमिनेट करती हैं, जिसका ज्ञान उठाती हैं, वो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक, एक नॉन स्पेसिफिक। मतलब एक विशेष और एक अविशेष। इन दोनों में फर्क क्या है? जो विशेष है वो स्पेसिफिक है, वो क्लियर कट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको शार्पली देखा जा सकता है। जो नॉन स्पेसिफिक है वो अविशेष है। उसकी कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिससे कि उसको देखा जा सके, उसको पहचाना जा सके, उसको जाना जा सके। तो स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो सबसे पहले स्थूल रूप में है। स्पेसिफिक जो होता है, जो क्लियर कट दिखता है, जो समझ में आता है, जिसकी जानकारी हम ले पाते हैं, वो स्थूल होता है। तो स्थूल में आपका है स्थूल रूप का साउंड, स्थूल रूप का टच, कलर, टेस्ट और ओडर। मतलब जो शब्द है, जो स्पर्श है, जो रूप है, जो रस है और जो गंध है, वो स्पेसिफिक है जब वो स्थूल रूप में है। और वो तीन रूप में पाए जाते हैं, तीन तरीके से, तीन स्टेट में पाए जाते हैं। एक काम, काम मतलब शांति में है वो। टर्बुलेंट मतलब नाच रहे हैं। और डिल्यूडिंग मतलब डाउटफुल स्टेट में, मोहित स्टेट में है, कंफ्यूजन वाले स्टेट में है। तो इन तीनों फॉर्म्स को, इन तीनों रूपों को हम बोलते हैं शांत, घोर और मूढ़ा। मूढ़ा मतलब एक इडियट का माइंड, एक इडियट का माइंड। घोर मतलब जिसमें कि इंटेंसिटी हो, एक्शन हो, पैशन हो। जैसे अपने बोलते हैं ना कि अघोरी साधु। तो जो अघोरी होता है उसमें घोर नहीं होता है। घोर मतलब, जैसे हमारे सिंधी भाषा में घोर मतलब शोर शराबा, बहुत ज्यादा हरकत में आना, उसको घोर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो पांच ऑब्जेक्ट है, ये जो पांच वस्तु हैं, जिसको हमारी इंद्रियां देखती हैं, ये तीन रूप में, तीन फॉर्म में पाए जाते हैं।
एक शांति में, एक घोर अवस्था में और एक मूढ़ अवस्था में। और ये कौन से रूप में पाई जाती हैं? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये स्पेसिफिक रूप है। ये क्लियर कट पिन पॉइंटेड रूप है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पृथ्वी सॉलिड होती है, जल लिक्विड होता है, वायु जो है वो गैस होती है, आकाश का पता है आकाश कैसे होता है, और अग्नि कैसे होती है। तो ये सब स्पेसिफिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें किसी के माइंड में कोई भी इल्यूजन नहीं आता है, कोई भी डिल्यूजन नहीं आता है, कोई भी किंतु परंतु नहीं जागता है। और जो नॉन स्पेसिफिक है वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक इन्हीं के सूक्ष्म रूप है। मतलब हम बात कर रहे हैं तन मात्राओं की। तन मात्रा जो है वो सूक्ष्म है, पंच महाभूत जो है वो स्थूल है, पंच महाभूत स्पेसिफिक है, विशेष है, और तन मात्राएं अविशेष है, नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये जो तन मात्राएं हैं उनको साधारण इंसान देख नहीं सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले नहीं सकते हैं। लेकिन जब वो तन्मात्रा स्थूल हो जाती है, महाभूत में आ जाती है, तब हमारी इंद्रियां उसको देख पाती हैं, उसको परख पाती हैं, उसके बारे में जानकारी ले पाती हैं, ज्ञान उठा पाती हैं। तो योगी, साधु, आप बोल लीजिए ऋषि, मुनि, इनको दोनों दिखता है, स्पेसिफिक भी दिखता है, नॉन स्पेसिफिक भी दिखता है। मतलब इनको स्थूल भी दिखता है और इनको सूक्ष्म भी दिखता है। मतलब इनको महाभूत भी दिखता है, इनको तन्मात्रा भी दिखती है। लेकिन एक साधारण आदमी को नहीं दिखती है। साधारण आदमी को सिर्फ स्थूल रूप दिखता है, महाभूत दिखता है। तो जैसे शब्द है जो कि अहंकार से पैदा होता है, जो कि पहला साउंड है क्रिएशन का, वो योगी सुन सकता है। ऑर्डिनरी आदमी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो साउंड कब आया और क्रिएशन कब बनी। उसी तरीके से जो स्पर्श है, जो तन्मात्रा स्पर्श है, उसकी जानकारी हम नहीं ले सकते, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन एक ऋषि या एक योगी को मालूम चलता है कि अहंकार ने जो स्पर्श पैदा किया उसको वो देख सकता है, परसीव कर सकता है, सेंस कर सकता है। उसी तरीके से आंखें जो रूप देखती हैं वो हम बाहर का रूप देखते हैं, महाभूत का पैदा किया हुआ रूप देखते हैं। लेकिन योगी और ऋषि जो है वो अहंकार का पैदा किया हुआ रूप भी देखते हैं, फॉर्म भी देखते हैं। उनको अंदर के लेवल पे दिखता है जो हमको नहीं दिखता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब एक क्रिएशन बनती है और उसमें जो पहला वाइब्रेशन होता है वो हमको नहीं दिखता है, लेकिन योगी ऋषि को दिखता है। उस पहले वाइब्रेशन से जो स्पेस बनती है वो हमको दिखती है। फिर अंदर में जो शब्द से स्पेस बना और उस स्पेस के कारण जो स्पर्श बना वो हमको नहीं दिखता है, लेकिन उस स्पर्श के कारण जो वायु बनता है वो हमको दिखता है। वायु के कारण जो रूप बनता है वो हमको नहीं दिखता है, लेकिन रूप के कारण जो अग्नि बनती है वो हमको दिखती है। अग्नि के कारण जो रस बनता है वो हमको नहीं दिखता है, लेकिन रस के कारण जो जल बनता है वो हमको दिखता है। जल के कारण जो गंध आता है वो हमको नहीं पता चलता है, लेकिन गंध के कारण जो पृथ्वी बनती है वो हमको पता चलती है। तो ये जो तन्मात्राएं हैं जो हमको नहीं पता चलती वो अविशेष है, नॉन स्पेसिफिक है। और जो महाभूत हैं जिसका हमको पता चलता है वो स्पेसिफिक है। योगी को दोनों का पता चलता है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक,
लेकिन मानव को, साधारण मानव को सिर्फ स्पेसिफिक का पता चलता है, नॉन स्पेसिफिक का पता नहीं चलता है। कोई बता पाएगा क्यों नहीं चलता है पता? कौन बोलना चाहेगा? सूक्ष्म इंद्रिय जो है, जिससे हम देखते हैं, जो देख रहे आंखों से वो नहीं, जो हम विजन देखते हैं वो शायद ठीक से देख नहीं पाते। नहीं, मैं समझा नहीं आपने क्या बोला। विजन से क्या मतलब है? विजन मतलब मैं कुछ पिक्चर देख रही हूँ तो पिक्चर सामने है, वैसे ही मुझे दिखता है, लेकिन देखने की कुछ तो एबिलिटी है ना मुझ में। वो जो एबिलिटी है, तो मेरा मतलब जो नहीं देख पाते उनको स्थूल जो जैसे कि इक्विपमेंट है या ऑब्जेक्ट है वही दिखते हैं। एनर्जी वाइज उनको नहीं ये हो पता चलेगा शायद। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता देना सर। नहीं, मतलब आपकी बात में कुछ चीज ऐसी है जो रेलेवेंट है, हम्म। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो उससे अलग है। मुझे अ, मैं नहीं मेरा, आपसे बताऊँ, हाँ, मतलब मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, क्या कैसे बताऊँ। ओके। मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए कि वो जो आप समझाना चाह रही हैं उससे वो मेल खाता है कि नहीं खाता है। जी। देखिए, तन्मात्राएं सूक्ष्म है और महाभूत सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। जी। स्थूल जो है उसके लिए साधारण इंद्रियां काफी हैं, जी। लेकिन जो सूक्ष्म है उसके लिए सूक्ष्म इंद्रियां चाहिए, जी। नहीं तो वो दिखेगा नहीं। जी। तो सूक्ष्म इंद्रियां किसकी होती हैं या किसकी हो सकती हैं? जिसको धारणा, ध्यान, समाधि आती है। जी। क्योंकि जब वो धारण करता है, उस पे ध्यान लगाता है, तब जाके समाधि होती है। तब वही वस्तु को वो सात्विक अवस्था में देखता है और जी। प्योर कंडीशन में देखता है। हम्म। और उसको उसका फिल्टर्ड नहीं, अनफिल्टर्ड ज्ञान मिलता है, ओरिजिनल अवस्था में दिखता है। जी। ये कुदरत ने उसमें क्या जोड़ा, वो उसको वो हटा देता है। जी। क्योंकि ये क्रिएशन इवॉल्व हुई है, इसमें चीजें जुड़ती हुई आई हैं, तो जो ओरिजिनल है वो वैसा का वैसा नहीं रहता है, उसके ऊपर लेयर चढ़ जाते हैं। कि क्या चीज के लेयर चढ़ते हैं? रजस का लेयर चढ़ता है और तमस का लेयर चढ़ता है। जी। जो ओरिजिनल ज्ञान है वो सात्विक है, जी। लेकिन समय के साथ बदलाव के कारण उसके ऊपर एक रजस का लेयर चढ़ जाता है, उसके बाद एक तमस का लेयर चढ़ जाता है। जी। तो जब हम धारणा, ध्यान, समाधि सीखते हैं, इस प्रक्रिया से हम उसके ऊपर का रजस का लेयर हटाते हैं, तमस का लेयर हटाते हैं, और वो प्योर नॉलेज को देखते हैं। जी। उसको हम विवेक ख्याति से या डिस्क्रिमिनेशन के पावर से या कंसंट्रेशन के पावर के कारण छांट छांट के देख सकते हैं, काट काट के देख सकते हैं। तो सूक्ष्म बोलेंगे आप? क्या काट बोलेंगे? साफ काट काट के बोल रहे हैं, तो यही ना कि पार्टिकल से सूक्ष्म जो है वो भी देख सकते हैं। हाँ, आप ये बोल लीजिए कि पहले अ, एक बड़ा सॉलिड है, फिर आपने उसको फाइन पार्ट्स में काट लिया, फिर हम्म। उसका भी एक पार्ट को लेके आपने और फाइन में उसको काट लिया, तो आपको बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे वो दिख रहा है। वो कब दिखता है? जब आपके पास कंसंट्रेशन का पावर हो, माइंड का पावर हो, उसको छांट के काट के देखने का। जी। माइंड में जब कंसंट्रेशन होगा तब वो लेजर की तरह काटता हुआ जाएगा और देखेगा। जी। तो ऋषियों को, मुनियों को अभ्यास के कारण वो रहता है।
इसलिए वो पंचमहाभूतों को भी पार करके अंदर के लेयर में अलग अलग करके देख लेते हैं, और जो नॉन स्पेसिफिक है वो उनको स्पेसिफिक दिखता है। जो अविशेष है उसमें कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं है, एक कलेक्टिवनेस है, उसको काट के वो इंडिविजुअली देख लेता है। अभी ये बात समझ में आ रही है? जी सर, स्पर्श जो है, टच, वो भी इसी तरह से देखा जाता है, मतलब फील किया जाता है ना? हाँ, वो आपके पास एक, आप समझ लीजिए, माइक्रोस्कोप आ गया मेंटल, जिसके हम्म, जरिए आपने उस चीज को रख के देखा, तो आपको जी। अंदर का पूरा अलग अलग दिख रहा है। जैसे हम खून को अगर देखें तो महाभूत के रूप में खून खून की तरह दिखता है, लिक्विड, लाल लिक्विड की तरह दिखता है। लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप में लगाते हैं तो हमको अलग अलग दिखता है। आरबीसी अलग दिखता है, डब्ल्यूबीसी अलग दिखता है, प्लेटलेट काउंट अलग मिलता है। तो क्या है कि हम उसको तोड़ के अलग करके देखते हैं। लेकिन हेलो। एक योगी अभ्यास के थ्रू अपना सेंसेशन का पावर बढ़ाता है। जी। हाँ, बोलिए। तो ये जो देखना है रूप में आ गया ना, रूप देखते हैं हम लोग। यहाँ सिर्फ रूप की बात नहीं हो रही है, आप शब्द भी देखेंगे कि वाइब्रेशन कब हुआ, और वाइब्रेशन से स्पेस बनी, उस स्पेस के अंदर, हम्म। स्पेस की स्पेस के अंदर अ, एक टच का सेंसेशन आएगा। जी। उस टच के सेंसेशन से वायु बनेगी, और उस वायु के कारण, वो वायु को बांधना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, तो वहां पे एक रूप आएगा। और उस रूप के कारण, क्योंकि वायु अंदर है, उससे मार रही है वॉल पे, तो गर्म होगा वो, तो अग्नि आएगी। सर आ, एक मिनट सर। अग्नि जो हम देखते हैं ये तो मतलब ये 3D लाइफ की है, लेकिन जो ऊर्जा बोलेंगे उसको अग्नि बोलेंगे, या फिर मतलब ये जो सूक्ष्म अग्नि है, हाँ, वो जो बॉडी में जो ऊर्जा जिस पे हम मतलब सरवाइव कर पा रहे या जी रहे, वो हाँ, ऊर्जा पकड़ेंगे, या फिर मतलब कैसे उसको कैसे ये करेंगे? हाँ। अगर जो बॉडी की गर्माहट है, जो टेम्परेचर है, हम्म। वो तो आपको हाथ लगा के भी एहसास होता है, एक थर्मोमीटर में भी एहसास होता है। जी। तो वो तो फिर स्पेसिफिक हो गया ना। आप वो थर्मोमीटर मेरे में डालेंगी, अलग टेम्परेचर आएगा, जिसको बुखार है उसमें डालेंगी, अलग टेम्परेचर आएगा। तो ये स्पेसिफिक हो गया। नॉन स्पेसिफिक मतलब उसको आप इंद्री के द्वारा देखने की क्षमता नहीं रखते हैं। आपकी इंद्री कमजोर है उसको देखने के लिए, उसको काट के तोड़ के अलग करके नहीं देख पा रही है। तो उसको काट के तोड़ के अलग करके कौन देखता है? योगी ऋषि देखता है। क्यों देख पाता है? क्योंकि उसने जो अभ्यास किया है धारणा ध्यान समाधि का, उसके कारण उसकी इंद्रियां बहुत शार्प हो गई हैं। हम्म। साधारणतः मैं अगर 100 मीटर का सुन पाता हूं, एक योगी शायद 5 किलोमीटर का सुनेगा। समझ सर, में आता है? ये स्पर्श समझ में आया, फिर हम्म, रूप समझ में आया, मतलब जब हम देखते, हम्म, लेकिन ये जो अग्नि है ना, हम्म। उसको सूक्ष्म तरीके से कैसे देखे, वो थोड़ा सा ये हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको ये करे। आप ऐसा मान के चलिए कि सबसे पहले एक अमीबा बना, जी। एक सिंगल सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है? हम्म। हम्म। तो कैसे बना? अ, पहले एक वाइब्रेशन हुआ, जी। एनर्जी में वाइब्रेशन हुआ। अहंकार क्या है? एनर्जी है। हम्म। एनर्जी में वाइब्रेशन हुआ। हम्म। तो वो जो वाइब्रेशन हुआ,
उस कारण से वहां पे स्पेस आ गया। मतलब वाइब्रेशन कुछ डिस्टेंस में हुआ होगा, उस डिस्टेंस में स्पेस आ गया। हम्म। अभी जब स्पेस आ गया तो उस डिस्टेंस में वाइब्रेशन के कारण, स्पेस के कारण स्पर्श का अनुभव होता है। अब ये हम्म। जो स्पर्श का अनुभव हो रहा है, इस कारण से वहां वायु आएगी, क्योंकि वायु स्पर्श से जुड़ी हुई है। हम्म। और जब वहां पे एक बार वाइब्रेशन हो गया, स्पेस हो गया, टच हो गया, तो मतलब हम्म। वायु के लिए कंडीशंस रेडी हो गई, वायु आ गई। हम्म। वायु के आने के बाद वहां पे आपका रूप, वायु को बांधने के लिए, सीमित करने के लिए एक फ्रेमवर्क आया, एक स्ट्रक्चर आया, एक रूप आया, एक बॉडी आई। हम्म। अमीबा को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर पहले कुछ धड़कने लगा, जो कि वाइब्रेशन है। हम्म। धड़कने के लिए वो एक स्पेस में आ गई, स्पेस में धड़क रही है। वो स्पेस में एक स्पर्श आया, मतलब अंदर का जो मूवमेंट है वो आपको फील होने लग गया, स्पर्श आ रहा है। और हम्म। जो स्पर्श आ रहा है वो एक केंद्र के अंदर है, एक एक बिंदु के अंदर है, एक दायरे के अंदर है। तो वहां हम्म। पे रूप आया, उसकी बाउंड्री आई। और क्योंकि उसकी बाउंड्री आई, लेकिन उसके अंदर तो वायु है और वायु चल रही है। तो वायु जब चलेगी और वॉल पे मारेगी उस ऑर्गेनिज्म के, उस अमीबा के, तो क्या होगा? वो अंदर गर्माहट पैदा होगी। और वो जो हिल रहा है वो तो प्रकृति के कारण हिल रहा है। हम्म। तो प्रकृति का स्वभाव है कि उसमें रजस है, तो वो हिल रहा है। वो हिल रहा है और वहां पर वो गर्माहट पैदा कर रहा है। हम्म। वो गर्माहट है, वो अग्नि है। अब जी। उस गर्माहट के कारण वहां पे रस आएगा और वहां पे फिर जल आएगा। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक प्रेशर कुकर है, हम्म। वो रूप है, प्रेशर कुकर का रूप वो है। बाउंड्री जितनी है वो रूप में आएगी। क्या? बाउंड्रीज मतलब जैसे हाँ, कि मैं। बाउंड्री जो है वो रूप में आएगी। हाँ। अब उसके अंदर क्योंकि वो गैस का मूवमेंट है, वो गर्म हो रहा है। हम्म। अब गर्म हो रहा है तो अंदर प्रेशर आ रहा है। आपका प्रेशर कुकर कैसे काम करता है? आप उसको नीचे अग्नि देते हैं हम्म। और अंदर में प्रेशर जमा हो जाता है। जी। तो वो प्रेशर के कारण अंदर आप बोल लीजिए कि लिक्विड हो जा रहा है। जी। और वो जो लिक्विड है उसमें प्रेशर तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि अग्नि तो है उसके अंदर। और हम्म। उसका फ्रेमवर्क भी है, उसका प्रेशर कुकर भी बना हुआ है, उसमें पानी भी बन गया है। और अगर वो और गर्मी में आता है तो, और प्रेशर में आता है, तो वो जो लिक्विड है अंदर का वो हम्म। सॉलिड होने लगता है। ऐसा आप समझ लीजिए। ये मतलब एक इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन है जो आपको थोड़े से स्टोरी रूप में कि क्या हो सकता है उसकी बात कर रहा है। तो आपको इस कहानी से समझ में आने लगेगा कि पहले वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद स्पेस बन गया, उसके बाद टच आ गया, उसके बाद वायु आ गई, उसके बाद बाउंड्री आ गई, हम्म। उसके बाद अग्नि आ गई, उसके बाद रस आया, जल आया, गंध आया, और फिर पृथ्वी आ गई। तो हम्म। इस हिसाब से ये सुना समझा जा सकता है कि शायद ऐसा ही वाइब्रेशन से पृथ्वी तक की जर्नी कवर हुई है। हम्म। आपको समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है सर, वापस एक बार नहीं क्या मैं वो सुनूंगी ना, तो थोड़ा और अच्छे से समझूंगी। हाँ, ठीक है। हाँ, खाली रस जो है उसका थोड़ा कंफ्यूजन है। अग्नि जल ये अर्थ तक जो पृथ्वी तत्व का तब तक सब समझ में आया, खाली रस का थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए, ऐसा है, हाँ। ये लोग कहते हैं इस शास्त्र में कि शब्द से आकाश,
आकाश से स्पर्श, स्पर्श से आपका वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से जल, जल, जल से गंध, और पृथ्वी। गंध से पृथ्वी। हाँ तो इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी में पांचों हैं, जी। और जल में चार है, और अग्नि में तीन है, हम्म। और वायु में दो है, और आकाश में एक है। क्या है? तन्मात्रा। तन्मात्रा। हाँ। तो अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो आपकी दुनिया बनी हुई है उसमें वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? आपको नहीं पता चलता है, हमको नहीं पता चलता है। हम्म। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी दुनिया में आकाश बना हुआ है? और कैसे बना, हमको नहीं पता चलता है। हमको आकाश दिखता है, जी उस आकाश से स्पर्श बन रहा है वो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन स्पर्श से जो वायु बना वो हमको पता चलता है। जी। तो जो तन्मात्रा वाला स्टेज है, जो सूक्ष्म है, क्योंकि हम्म। हमारे इंद्रियों में वो क्षमता नहीं है, और इंद्रियों में मानस भी आता है, क्योंकि हमारे मानस ने वो अभ्यास नहीं किया है ध्यान का, धारणा का, समाधि का, उस बेवकूफ को दिखता ही नहीं है। बराबर। अभी आपको समझ में आया? जी सर। ये तन्मात्रा का मुझे पहले से थोड़ा कंफ्यूजन था। अभी ऑलमोस्ट बहुत सारा क्लियर हुआ है। खाली रस का थोड़ा मैं वापस सुन लूंगी ना तो हो जाएगा क्लियर। या देखिए, मैं आपको सोचूंगी। आपको वापस सुनने की जरूरत नहीं है, आपको इस सीक्वेंस पे ध्यान लगाने की जरूरत है, और आपको अंदर से ही जवाब आएगा। जी। देखिए, हमारी संस्कृति डूबी क्यों है? हम्म। हमारी संस्कृति डूबी इसलिए है कि हमने अंदर से ज्ञान लेना बंद कर दिया है, बाहर से लेना चालू कर दिया जी है। और जो बाहर का ज्ञान है वो अधूरा है, और जो अंदर का ज्ञान है वो संपूर्ण है। जी। और जो बाहर का ज्ञान है वो कई बार गलत भी है, हम्म। और जो अंदर का ज्ञान है वो सही है। जी सर। तो इस देश में जो वेद लिखे हुए हैं वो अंदर के ज्ञान से लिखे हुए हैं। हम्म। इसमें जो हम ये सांख्य या योग पढ़ रहे हैं, ये वेद के ज्ञान के आधार पे हैं, जो कि अंदर का ज्ञान है। अभी सांख्य आपको क्या सिखाता है? सांख्य आपको सिखाता है कि आपके सृष्टि की रचना कैसे हुई। ठीक है, पहला। दूसरा सिखाता है कि आप कौन है हकीकत में। हम्म और तीसरा बताता है कि आपकी ये सृष्टि की एवोल्यूशन की प्रगति कैसे हो रही है, हम्म। और ये कहां जाके खत्म होती है। जी तो हम देखते हैं कि ये पुरुष प्रकृति से चालू होती है, लेकिन पुरुष एक नहीं है, अनेक पुरुष हैं। तो हम जी सब अलग अलग पुरुष हैं, लेकिन हम हैं एक ही मूल प्रकृति से पैदा किए हुए। आप बच्चे बोल लीजिए। जी। अच्छा, पुरुष हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि पुरुष अलग तत्व है, प्रकृति अलग तत्व है। दोनों की परिभाषा ही ये है कि जो प्रकृति नहीं है वो पुरुष है। हम्म। तो पुरुष और प्रकृति जब परिभाषा से ही अलग है तो मिलेंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए तेल और पानी नहीं मिलते आपस में, वैसे पुरुष और प्रकृति नहीं मिलेंगे आपस में। जी। तो फिर वो चेतना प्रकृति के अंदर क्यों दिखने लगती है? क्योंकि पुरुष का प्रभाव है। पुरुष नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव है। हम्म। ठीक है, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे कि मैग्नेटिज्म है। तो वो पुरुष का प्रभाव अहंकार हम्म। तक आता है, अहंकार से सब दिशाओं में जाता है। जी जब वो अंदर में सात्विक होता है तो मानस ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री बनाता है। जब वो अंदर में तामसिक होता है, तन्मात्रा महाभूत बनाता है। अब महाभूत ने मान लीजिए उसने पृथ्वी बनाई, पत्थर बनाया, नदी बनाई,
तो हम्म। कोई बोले कि इसमें चेतना नहीं है, वो गलत है। सर उसमें चेतना होगी लेकिन थोड़ी क्वांटिटी कम होगी, मतलब कम। सात्विक कम रहेगा, तामसिक ज्यादा रहेगा, मतलब हाँ आप मुझे बोल दो। मुझे मतलब लगता है ऐसा है। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो उसमें जो चेतना का तत्व है वो ना के बराबर होगा। हम्म। तो जैसे जो जैन धर्म है, जैन धर्म में वो बोलते हैं कि पहाड़ भी, उनमें भी चेतना है, पहाड़ भी चेंज होते हैं, चट्टानें भी चेंज होती हैं। हम्म। वो सिर्फ ये नहीं है कि इंसान बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। वाटर में भी मेमोरी होती है ना सर? वाटर में भी मेमोरी होती है, मेमोरी सब जगह होती है, क्योंकि बुद्धि, अहंकार, मानस ये कहाँ है, ये प्रकृति के अंदर है। तो वो पानी क्या प्रकृति का हिस्सा नहीं है? या वो पहाड़ प्रकृति का हिस्सा नहीं है? है ना? या वो पेड़ प्रकृति का हिस्सा नहीं है? या वो मछली प्रकृति का हिस्सा नहीं है? या वो वायु प्रकृति का हिस्सा नहीं है? सब है। सब है। तो सबके अंदर वो है। जी। तो क्या है कि जब आप इस दर्शन शास्त्र को उस नजरिए से देखते हैं कि ये आपको सृष्टि कैसे पैदा हुई, सृष्टि कैसे बढ़ी, सृष्टि कहाँ खत्म होती है और आप कौन है इसके अंदर, वो समझाता है। तो जब ये समझ में आता है तब आपको समझ में आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जी ही वो हूं। और सर। ये, हाँ, नहीं, बोलिए आप। और ये समझ लेना मतलब वो अल्टीमेट रियलाइजेशन है। आपने क्षितिज को पा लिया, आपने अपने अंदर के ईश्वर को देख लिया, आपने अपने अंदर के दिव्यता को देख लिया। तो दिव्य से ऊपर क्या है? कुछ है नहीं। हाँ, पुरुष स्टेट आ जाएगा सीधा। क्या आ जाएगा? पुरुष। पुरुष पुरुष में। आएगा, हाँ पुरुष आएगा। तो ये सिंपल चीजें हैं बिल्कुल, लेकिन क्या है कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया है। हम्म। और हर आदमी अपनी भाषा में बोलता है। मान जी। लो किसी को पानी चाहिए, पीना है, ठीक है, जो हम्म। तमिलनाडु का आदमी होगा वो अलग शब्द का प्रयोग करेगा, महाराष्ट्र का अलग शब्द का प्रयोग करेगा, राजस्थान का अलग करेगा, आपका आसाम का अलग करेगा, मिजोरम का अलग करेगा, मेघालय का अलग करेगा, सिक्किम का अलग करेगा, नेपाल का अलग करेगा, फ्रांस का अलग करेगा, नीदरलैंड्स का अलग करेगा। हर देश की अलग अलग भाषा के अनुसार लोग बात करेंगे। जी। सबको चाहिए वही, सब उसी की बात कर रहे हैं, पानी पीने की बात कर रहे हैं। हम्म। और क्योंकि हम इतने अलग अलग शब्द, इतने अलग अलग भाषा सुन लेते हैं, हमारी खोपड़ी घूम जाती है, हमको समझ में नहीं आता कि ये सब सेम चीज की बात कर रहे हैं। हमको हम्म। लगता है शायद अलग अलग बात कर रहे होंगे, इसलिए अलग अलग शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो हम अपने अज्ञानता में गलत मीनिंग निकाल लेते हैं जी। और उसमें फिर फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। राइट। सो ये तन्मात्राएं और जो ये पंच महाभूत है उसी से क्रिएशन होता है ना, जो गैलेक्सी बोलेंगे। फिजिकल फिजिकल क्रिएशन। हाँ। फिजिकल प्लैनेट्स बोलेंगे, गैलेक्सी हाँ, बोलेंगे, या हमारा फिजिकल। प्लैनेट्स बोलिए, गैलेक्सी बोलिए, जो मांगता है बोलिए, ब्लैक होल बोलिए, स्टार्स बोलिए, जो जी। कुछ भी दिखता है ऊपर आकाश में वो जी। फिजिकल है। और वो फिजिकल जो क्रिएशन है वो हमारे मेंटल क्रिएशन से आती है। मेंटल क्रिएशन जो है वो स्पिरिचुअली क्रिएट होता है। हम्म। समझ में। स्पिरिचुअल क्या है? जो परमानेंट है। तो मूल प्रकृति परमानेंट है, पुरुष परमानेंट है, इन दोनों से ही प्रकृति आती है। जी। और जो प्रकृति आती है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन वो पहले मेंटल स्टेट में आती है, फिर मेंटल स्टेट से वो फिजिकल स्टेट में आती है। फिजिकल स्टेट भी परमानेंट नहीं है, हम्म। परमानेंट सिर्फ वो स्पिरिचुअल स्टेट है जो जी। इनफाइनाइट है। मूल प्रकृति इनफाइनाइट है, पुरुष भी इनफाइनाइट है, वहां पर टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। जी।
तो जब आप इस तरीके से समझने लगेंगे, इस खिड़की से देखेंगे, तब आपको पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। आप अपने आप को भी देखेंगे उसके अंदर, और सब तत्वों को आप जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। पूरा सृष्टि का दर्शन मिलेगा आपको, आत्मा से लेकर, मतलब स्पिरिट से लेकर, माइंड से लेकर, फिजिकल वर्ल्ड तक सब मिलेगा। जी। लेकिन हम क्या है कि इस एजुकेशन पे नहीं जा करके हम वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित हैं, और उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। जी। तो उनके थॉट प्रोसेस में हम उलझ गए हैं। ऐसा नहीं कि उनका थॉट प्रोसेस खराब है, उनका थॉट प्रोसेस मटेरियलिस्टिक है, मटेरियल ड्रिवन है। उससे भी लाभ है, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको उनके ज्ञान पे जाना पड़ता है, लेकिन वो ज्ञान अधूरा है। घूम फिर के फिर वापस यहीं पे आना पड़ेगा। हाँ। तो उससे अच्छा है पहले ही यही ये पकड़ो, रूट नहीं, पकड़ो। नहीं, दोनों को पकड़ो। जो फिजिकल ज्ञान है उसको भी पकड़ो, जो जी। मेंटल ज्ञान है उसको भी पकड़ो, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसको भी पकड़ो, तभी मोक्ष है। आधा अधूरा ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा। सर एक क्वेश्चन था। इमोशनल जो होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, एज कुछ भी होने दो, एंगर रहने दो, कुछ भी जो भी कुछ है, हम्म। तो ये यहाँ पे हम कहाँ पे देखेंगे उसको? जो इमोशंस हैं वो आपके बुद्धि, अहंकार और मानस, माइंड के, तो ये तीन ही पोर्शन है। तो इसी के अंदर है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली कहां पर है। तो जब हम लोग आगे चलेंगे हम देखेंगे कि बुद्धि के 50 लेवल हैं, हाँ और पता। उन 50 लेवल में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको कि आप इमोशन से जोड़ पाएंगे। तब हम्म। आप समझ में आएगा कि इमोशन कहां पर है। क्योंकि मेंटल का तो पता चलता है कि मानस में होगा वो, नहीं, लेकिन। अभी आप वो कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा नहीं है, आधे में है। जी। जब ये कंप्लीट होगा तब आप एक तो उस पोजीशन में है कंक्लूजन करने के, दूसरा उस पोजीशन में है क्वेश्चन पूछने के। जी। अभी जो आपने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर हो सकता है कि प्री मेच्योर हो क्वेश्चन। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। हाँ। थैंक यू। हाँ, वेलकम। तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो वो कहते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं, ज्ञान के ऑर्गन, वो योगी के अंदर स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दोनों को देखते हैं, सूक्ष्म स्थूल दोनों को देखते हैं। हमारे जो साधारण लोग हैं, हम सिर्फ स्थूल को देख पाते हैं। अब वो आते हैं कर्म इंद्रियों पे। तो जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उसमें जो स्पीच की कर्म इंद्रिय है, जो बोलने की कर्म इंद्रिय है, उसका साउंड अकेला ऑब्जेक्ट है। और क्यों? क्योंकि अ, हमारा जो मुंह है जिससे हम स्पीच निकालते हैं, जो ऑर्गन ऑफ स्पीच है, वो कारण है स्थूल साउंड का, स्थूल शब्द का। वो हमको सुनाई देता है। लेकिन जो सूक्ष्म साउंड है, जो अहंकार से पहली तन्मात्रा निकलती है शब्द की, वो हमको सुनाई नहीं देती है। तो कहता है कि ये जो हमारा मुंह है, ये स्थूल साउंड तो बनाता है, लेकिन वो अहंकार वाला सूक्ष्म साउंड नहीं बना सकता है। हमारे मुंह से वो साउंड नहीं निकलता है। वो साउंड सिर्फ और सिर्फ अहंकार निकालता है। अब सवाल उठता है कि हमारा मुंह कौन बनाता है? मुंह तो हमारा अहंकार बनाता है। मुंह का ऑर्गन अहंकार बनाता है। लेकिन अहंकार एक सूक्ष्म साउंड भी बनाता है, वो अलग है। और जो स्थूल साउंड निकलता है वो भी अहंकार बनाता है मुंह के माध्यम से, लेकिन वो अलग है। दोनों साउंड अलग है। हमारे अंदर दो प्रकार के साउंड हैं, एक वो है जो सूक्ष्म है,
जिससे आकाश बनता है, और एक वो है जो स्थूल है, जो हमारे मुंह से निकलता है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हम शोर मचाते हैं, जिससे हम बातें करते हैं। लेकिन जो बाकी चार कर्म इंद्रियां हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे काम करते हैं? हमारा हाथ किस पे काम करता है? हमारा हाथ पांचों तत्वों पे काम करता है, पांचों महाभूतों पे काम करता है। पृथ्वी पे भी करता है, जल पे भी करता है, अग्नि पे भी करता है, वायु पे भी करता है, आकाश पे भी करता है। वैसे ही पैर, वैसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे ही हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये जितने भी हमारे कर्म इंद्रियां हैं वो पांचों तत्वों पे काम करती हैं। सिर्फ जो मुंह की कर्म इंद्रिय है, जिससे हम स्पीच निकालते हैं, वाक्य निकालते हैं, वो सिर्फ स्थूल रूप के साउंड को पैदा करती है। और जो सूक्ष्म रूप का साउंड है वो सिर्फ अहंकार बनाता है डायरेक्ट। तो इसमें, इस कारिका में उन्होंने इन 10 प्रकार के इंद्रियों का किस प्रकार के ऑब्जेक्ट है जिसपे वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, होल्ड करते हैं, पुश करते हैं या मूव करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसका इसमें वर्णन है। अभी किसी को इस पे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसके अंत में ये बोलते हैं कि हमने 13 प्रकार के ऑर्गन देखे, 3 अंदर वाले, 10 बाहर वाले। इसमें से कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, और कुछ सबऑर्डिनेट ऑर्गन्स हैं। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर ऑर्गन्स हैं। और ऐसा क्यों है, उसका कारण, उसका रीजन ये 35वीं कारिका में समझाएंगे कि 13 में से सभी के सब इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा उसके अंडर आता है। तो ये हम लोग 35th कारिका में देखेंगे, और इस 35th कारिका को हम लोग कल कवर करेंगे। हो सका तो कल 2 कारिकाएं कवर करेंगे। तो अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, या किसी को कुछ कमेंट करना है तो कर लीजिए, या तो फिर हम लोग अभी क्लोज कर लेंगे। सर ये जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर एक कारण शरीर बताते हैं ना, हाँ, वो कारण शरीर क्या आगे की कारिका में आएगा? आएगा। ठीक है। कारण का डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ये, लेकिन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में बोलेंगे। और कारण शरीर हमको समझना पड़ेगा कि मूल प्रकृति है, क्योंकि वहीं से आ रहा है सब। ठीक है। ठीक है। सर हाँ, सर कारण शरीर हमारे संस्कार और वासनाएं नहीं हुई, जिनकी वजह से अहंकार, पंचमहाभूत और तन्मात्रा सब क्रिएट हो रहा है। नहीं समझा, नहीं, दोबारा बोलिए। जो कारण शरीर है हाँ, वो कारण शरीर हमारे संस्कार नहीं हुए। जो सटल बॉडी है उसमें हमारी मेमोरी में संस्कार वगैरह सब रहते हैं ना। हाँ, तो सटल बॉडी कहाँ से आ रही है? सटल बॉडी का कारण क्या है? अच्छा, मतलब मूल प्रकृति तो फिर रूट कारण हो गया। हाँ, तो यहाँ पे रूट कारण की बात हो रही है ना। क्योंकि जो बुद्धि है, अहंकार है, मानस है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 5 तन मात्राएं, ये सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल शरीर में आपके 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और कारण शरीर क्या है? मूल प्रकृति। ठीक है। एक्चुअली प्रकृति में हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है, तो हर एक चीज का कॉज तो है ही। हाँ, एक्चुअली जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है।
अव्यक्त का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, हम्म, वो है, हम्म, लेकिन हमारे लिए अव्यक्त है, हम हमारी इंद्रियां उसको देख नहीं पा रही। हम्म, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें सत्व रजस तमस है, लेकिन क्योंकि वो बैलेंस में है, तो न तो वो सात्विक प्रकृति बनती है, न तो वो राजसिक प्रकृति बनती है, न तो वो तामसिक बनती है। तो इसका मतलब, क्योंकि वो सात्विक राजसिक तामसिक नहीं बनती है, इसका मतलब वो व्यक्त नहीं हो रही है, वो अव्यक्ति है। और पुरुष जब उसको देखता है, तो जिसको पुरुष देख रहा है, जिस संभावना को, वो निकल के बाहर आती है और व्यक्त हो जाती है और जाके बुद्धि में बैठती है, या बोल सकते हैं महत में बैठती है। ये महत और बुद्धि, इसको भी एक दिन हम लोग समझेंगे कि ये क्या संभावना है इसकी, क्योंकि इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं है। किसी जगह पे महत है, फिर सडनली बुद्धि शब्द चालू हो जाता है। तो वो भी एक डिस्कशन वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये एक्चुअली है क्या। क्या महत और बुद्धि एक है? क्या महत और बुद्धि अलग अलग है? कि क्या महत और बुद्धि एक अलग पोर्शन है महत की? बुद्धि क्या महत के अंदर का एक अलग पोर्शन है? तो अपने ये देखेंगे कि कौन से अंडरस्टैंडिंग से हमारी जो रियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है वो मेल खाती है, फिर हम उसी को मान के चलेंगे। तब आपको और भी क्लैरिटी आएगी कि आप कौन है, ये प्रकृति कैसे बनी, और आगे क्या होना है इसका। जब आपको पूरी स्टोरी क्लियर होगी, तब आप पुरुष बन गए हैं। आप प्रकृति का एवोल्यूशन, उसका डिसोल्यूशन सब देख रहे हैं। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? ओके, क्लोज करें। या किसी को कुछ पूछना है? तो मूल प्रकृति में भी कॉन्शियसनेस नहीं है? हाँ, मूल प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं। मूल प्रकृति इनर्ट है, विदाउट कॉन्शियसनेस है। इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी या स्टैटिक फॉर्म में एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। पोटेंशियल बेटर वर्ड है, क्योंकि वो अनमैनिफेस्टेड है, तो पोटेंशियल भी अनमैनिफेस्टेड होता है। बट पोटेंशियल का ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ, हाँ, वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मेरे इंद्रियों को नहीं दिख रही है। दूसरा, वो एज ए पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो एज ए पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, वो फ्रोजन स्टेट में है। उसको मूविंग स्टेट में कैसे लाएंगे? उसके लिए पुरुष आता है। पुरुष के आने से मूल प्रकृति में एक्साइटमेंट आती है और नए पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे, तो पुरुष जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतना है। मूल प्रकृति जो है वो क्वांटम एनर्जी की फील्ड है, जो नॉन मूविंग है, स्टेशनरी है। उसके पास जब कॉन्शियसनेस आता है, मतलब उसको देखता है, तो उसके अंदर मूवमेंट होती है, नए पार्टिकल बनते हैं। आप बोल लीजिए नए क्वांटम पार्टिकल बनते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बनते हैं, नए एटम्स बनते हैं, ऐसे करके वो चलता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि योग सूत्र में जब आप फर्स्ट सूत्र देखेंगे, तो वो बोलता है योग, चित्त वृत्ति निरोध। नहीं, वो बोलता है अथ योग अनुशासनम, पहला सूत्र। ओके। तो अथ का मतलब होता है नाउ, या ऑस्पिशियस मोमेंट। योग अनुशासन, अनुशासन का मतलब लिया जाता है कि टीचिंग्स, अभी हम योग की टीचिंग्स चालू कर रहे हैं, ऐसा मतलब लिया जाता है।
और ऐसा भी मतलब लिया जाता है कि अनुशासन एक डिसिप्लिन है, और योग जो है वो एक डिसिप्लिन है जिसके बारे में हम अभी सीख रहे हैं। और ये भी मतलब निकाला जाता है कि अगर हम अभी में रहते हैं तो हमारा योग हो जाता है। योग में आपको पास्ट और फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है। नाव में क्यों? क्योंकि नाव में हमारी इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों को मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी होती है बुद्धि अहंकार मानस को, और उसी में हम फंसते हैं। लाइक्स में, डिसलाइक्स में, अज्ञानता में, ईगो में, भय में। ये सब माइंड के फंक्शन है, ये इंद्रियों के फंक्शन नहीं है। तो किसी तरीके से हम अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं फंसे, सिर्फ प्रेजेंट में रहें, तो हमारे जो बुद्धि अहंकार मानस है ये वर्चुअली नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। जैसे हमने कुछ दिन पहले एक कारिका में देखा था कि इंद्रियां जो हैं वो प्रेजेंट में है और ये तीनों में है। ये तीनों जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ये तीनों स्टेट में है टाइम के। तो एक मीनिंग ये भी निकलता है कि अणु का शासन, अगर आप एक एटम या एक सब एटॉमिक पार्टिकल को अपने शासन में ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, तो वो योग है, और वो अभी हो जाएगा। तो आप अणु को शासन में कैसे लाएंगे जब तक आपको अणु दिखेगा नहीं? अणु कौन देख सकता है? अणु आपके लिए आज के डेट में नॉन स्पेसिफिक है, नॉन इंडिविजुअल है। आप कलेक्टिव रियलिटी देखते हैं, आप सॉलिड देख रहे हैं, लिक्विड देख रहे हैं, गैस देख रहे हैं, अणु नहीं देख रहे हैं। तो अणु कौन देख सकता है? योगी देख सकता है, जिसके पास पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। वो भेद करके देखता है, वो डिस्क्रिमिनेट करके देखता है, वो विवेक का प्रयोग करके देखता है। तो विवेक कहां से आता है? विवेक आता है अनुभव से। अनुभव कहां से आता है? अनुभव आता है जब प्रकृति में आप ज्यादा चलते हो, ठोकर खाते हो, खुशी का एहसास करते हो, तब आता है। भोग करने से आता है। तो जितना फाइन लेवल पे आप कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ही ऊंचा आपका पावर, उतना ही ऊंचा आपका नॉलेज, उतना ही ऊंची आपकी कंट्रोल प्रकृति के ऊपर। ऐसा नहीं है कि प्रकृति को आप बस में नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रकृति बस अपने मर्जी की है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो कुछ भी है वो वेरिएबल है, जो कुछ भी है उसमें सत्व है, रजस है, तमस है। आप सत्व की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, रजस की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, तमस की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। कोई अपने जीवन में रजस की स्पीड बहुत फास्ट कर लेता है, वो 2 साल में 100 गुना कमा के निकल जाता है दूसरे लोगों के मुकाबले। तो उसको कंट्रोल करना आता है, उसको स्पीड अपने बस में करना आता है। कुछ लोग ज्ञान का भंडार बन जाते हैं, कुछ लोग नर्क में डुबकी मारते हैं। तो क्यों होता है? जो तमस में डूब जाएगा वो स्पीड से नीचे जाएगा, जो सत्व में जाएगा वो ऊपर जाएगा। जीवन का पर्पस है इवॉल्व करना, ऊपर जाना, डिवाइन बनना, ईश्वर में मिल जाना, ईश्वर के समान हो जाना। उसकी पहचान क्या है? जैसे जैसे आप मोक्ष की तरफ जाओगे, वैसे वैसे आप एडवांस हो रहे हो। कैसे मालूम पड़ रहा है एडवांस हो रहा है? प्रकृति आपकी गुलाम बनती जाएगी, आपको मालूम पड़ेगा। आपके अंदर से आवाज आएगी, अरे ये तो प्रकृति मेरे फेवर में काम कर गई, ये अनएक्सपेक्टेड कर गई, ये तो बहुत स्पीड में हो गया, ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो ये कंप्लीटली कंट्रोलेबल एंटिटी है। ऐसा नहीं है कि हम इसके सामने मजबूर हैं, इसके गुलाम हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए है, प्रकृति है हमारे लिए।
तो ये जब समझ में आने लगता है, ये जब रियलाइजेशन होने लगता है, तब लाइफ एडवांस होती है। ओके। ओके। और किसी का प्रश्न की अभी क्लोज करें? सर क्लोज करते हैं। चलिए, ओके।